अच्छा बेटा, हम लोग अब अपने सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ जाएंगे। मई जून 24 पेपर 21। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए कहता है, विद द यूज ऑफ एग्जांपल्स एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड मैरिट गुड। रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। ये तुम लोगों का एक पार्ट हो गया है, AO1 हो गया है, जिसके अंदर आप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स हो गए यहाँ तक? 3। एंड कंसिडर वेदर मार्केट्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस इनफ ऑफ बोथ गुड्स। कहता है कि यार मुझे ज़रा पब्लिक गुड और मैरिट गुड का डिफरेंस बताओ, और मुझे ये बताओ क्या मार्केट्स ये आपको पूरा पूरा देंगी, पूरा कर देंगी आपके लिए। तो बेटा, गेम बड़ी सिंपल है। आपने पहले यहाँ पे उसको बताना है कि जी पब्लिक गुड में और मैरिट गुड में आपके पास डिफरेंस क्या होता है। आपने उसको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग देनी है 3 मार्क्स की। ठीक है। अच्छा, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रेवुलेस, अंडर प्रोड्यूस वगैरह बेसिक कहानियां यहाँ पे हैं, कोई नई चीज़ ऐसा सच है नहीं। एग्जाम्पल्स आपने देनी है, आपने करेक्टरिस्टिक्स उसको बतानी है। आप एक डायग्राम बना के देंगे, और ये डायग्राम किसके साथ लिंक हो रही है? मैरिट गुड के साथ, अंडर कंजम्पशन, अंडर प्रोडक्शन, अंडर एलोकेशन वाली। ठीक है। जहां तक बात है आपके AO2 की, अब आपने उसको यहाँ पे ये लिंक करके बताना है कि क्या मार्केट्स इनफ ऑफ दीज गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। अब वो मार्केट्स की बात कर रहे हैं, तो आपके पास 3 तरह की मार्केट्स हैं: फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। आप किसी भी दो के बारे में बात कर सकते हैं। आसान तरीका यही है कि एक में एक ऐसी बात करें जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता, और एक ऐसी बात करें जहाँ पे दोनों मिल के साथ चल रहे होते हैं। आपने मार्केट इकोनॉमी की बात की कि यार मार्केट इकोनॉमी के अंदर हमारे पास वैसे तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट का होता है, लेकिन क्योंकि पब्लिक गुड में हमारे पास लैक ऑफ प्रॉफिट होता है ना, हम लोग अपफ्रंट तो चार्ज कर नहीं सकते। प्लस फ्री राइडर प्रॉब्लम एक चल रही होती है। हालांकि अगर मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर देना। बट अगेन, क्या गवर्नमेंट के पास इतनी रिसोर्स अवेलेबिलिटी है कि वो कंज्यूमर को बेनिफिट दे सके, इनफ प्रोड्यूस कर सके गुड्स एंड सर्विसेज को? तो ये आपका बेटा ओवरऑल 6 मार्क यहाँ पे आपको मिलेंगे। इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन 2 मार्क की है बेटा। पब्लिक एंड मैरिट गुड। पब्लिक गुड्स, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ यार, ये पता नहीं पब्लिक। इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन, AO3। ठीक है। पब्लिक गुड आर नॉट प्रोवाइडेड बाय मार्केट। मार्केट, यहाँ पे जब मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रेफरेंस फ्री मार्केट का। पब्लिक गुड आर नॉट प्रोवाइडेड बाय मार्केट बिकॉज देयर इज नो वे टू चार्ज यूजर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने बताया जी आप फ्री मार्केट के अंदर यूजर्स को चार्ज नहीं कर सकते, और उनको प्रॉफिट नहीं होता, जिस वजह से वो लोग पब्लिक गुड प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन मेरिट के अपने मसले मसाइल हैं, अंडर कंजम्पशन वगैरह, क्योंकि लोगों को फुल बेनिफिट इसका नहीं पता, तो गवर्नमेंट की हेल्प हमें चाहिए होगी। तो मार्केट अकेले, देखो उसने क्या कहा था कि क्या मार्केट आपकी चीजें पूरी करेगी। मेरा कंक्लूजन क्या जा रहा है कि मार्केट अलोन नहीं दे सकता। आपको मिक्स्ड इकोनॉमी लेके चलनी पड़ेगी, जहां पे प्राइवेट इदारा और गवर्नमेंट साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। कोई मसले वाली बात है बेटा इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2B पे आइएगा। तो बेटा मैंने बता तो दिया कि सर इसमें कंक्लूजन में ऑलवेज का पर्सपेक्टिव नहीं डिस्कस हुआ। तो वही, ऑलवेज एक वर्ड है। मैंने बता दिया कि फ्री मार्केट नहीं दे सकता आपको सारी चीजें। जजमेंट तो मैंने पास ऑन कर दी ना। असेस वेदर अ प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम शुड ऑलवेज स्विच टू मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या प्लान्ड इकोनॉमिक इदारे को मिक्स्ड इकोनॉमी पे स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बेटा यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी वर्सेस मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे पास चल रही है। AO1 2 मार्क, AO2 एनालिसिस 6 मार्क। वैसे एग्जामिनर दोनों को साथ लेके चलता है। अब देखो मैं आप लोगों को जरा एक बेसिक डिफरेंस क्लियर कर दूं कि ड्रॉबैक्स और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, 3 चीजें चल रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पूरा एक दो लड़कों से पूरा एक गेम समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अयान है और दिवांश है। ठीक है। मैंने कहा जी अयान, अयान, इस लड़के का नाम अयान है, ये लड़के की फलां फलां एज है, ये लड़का यहाँ यहाँ पे रहता है। ये इसकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो गई। इस लड़के का नाम दिवांश है, इसकी ये एज है, ये यहाँ पे इस एरिया में रहता है, ये इसकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, अब जरा समझना बड़े गौर से। मैंने कहा जी अयान के अंदर ये खूबियां हैं, अयान के अंदर ये खामियां हैं। ठीक है। जैसे कि समझ लें जी अयान लेट से पढ़ने में अच्छा है, बहुत तेज है। अयान काम टाइमली बेसिस पे करता है। लेकिन मसले मसाइल क्या है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है। ठीक है। या वो पूरा दिन पढ़ता ही रहता है, आउटिंग ही नहीं करता। सही है, इस तरीके से मैंने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स इंडिविजुअल बताए अयान के। अब दिवांश पे आ जाए।
कि दिवांश जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, और दिवांश जो है वो आउटडोर एक्टिविटी बहुत अच्छी करता है, लेकिन दिवांश पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या फिर दिवांश जो है वो लेजी है, सोता रहता है, ये वो करके। अब जब मैं इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात कर रहा हूँ ना बेटा, मैं हूं इधर इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, समझिएगा इस चीज को। अयान के बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स, दिवांश के बेनिफिट ड्रॉबैक्स, मैं कहाँ पे हूँ? एनालिसिस पे। कहानी खत्म हो गई यहाँ तक। AO1 हो गया, AO2 हो गया। सर AO3 में क्या लिखेंगे? बेटा AO3 में आप अपने आंसर को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है? कि मैं अब अयान और दिवांश दोनों को कंपेयर करूंगा। मैं दोनों का फड्डा करवाऊंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा। समझना जरा भाई, क्वेश्चन ये था कि क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन होना चाहिए, सही है? मैं दोनों की लड़ाई करवाऊंगा। अब मैं यहाँ पे जब दोनों की कंपैरिजन करवाने जा रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा, यार देखो हमें चाहिए क्रिकेट टीम का कैप्टन। अयान जो है वो पढ़ाई की हद तक ठीक है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो दिवांश जो है वो स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है, दिवांश को आउटडोर एक्टिविटी का पता है, उसको फिजिकल एक्टिविटी का पता है। तो मेरे हिसाब से दिवांश इज अ मच बेटर ऑप्शन। ये है इवैल्यूएशन, और फिर एंड में जो मैंने पास ऑन की मेरी जजमेंट। आप फर्क समझे हैं बिटवीन इवैल्यूएशन एंड ड्रॉबैक्स? कि हम लोग जब ड्रॉबैक की बात करते हैं, ड्रॉबैक एनालिसिस का पार्ट है। आप एक एक ड्रॉबैक लिख दें, एक्सप्लेन कर दें प्रॉपर तरीके से, ये आपके पास ड्रॉबैक हो जाता है। सर ये AO2 में 2 या 4 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देने हैं या कुछ? बेटा जैसे दो पॉलिसीज की आप बात कर रहे हैं, तो आप दोनों के दो दो बेनिफिट और एक एक ड्रॉबैक दे दें, बहुत है। सही है, इनाफ। बेटा फर्क समझ आ गया आप लोगों को? अब वापस से क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यार मुझे ये बताइएगा, क्या जो हमारी प्लान्ड इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जानी चाहिए? यही क्वेश्चन था। हाँ, क्या प्लान्ड इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बना देना चाहिए? तो देखो AO1 AO2 नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस बिल्कुल बेसिक है। आपने दोनों के बीच में डिफरेंस बताया, आपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स बताए प्लान्ड के, आपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताए मिक्स्ड के। खत्म हो गई बात। ये AO2 तक आ गए हम लोग। अब इवैल्यूएशन पे आओ। अब मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं दोनों को मिक्स्ड इकोनॉमी को और प्लान्ड इकोनॉमी को बेटा मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जरा देखना। मिक्स्ड इकोनॉमी कैन वर्क वेल, बट ओनली जब गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारा अपने काम को प्रॉपरली करें। ठीक है? अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा तो उससे चीज़ें जो है वो आहिस्ता होना शुरू हो जाती है, स्लो होना शुरू हो जाती हैं। अगर बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो गरीब लोगों की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई नहीं होगी। एक और बात यहाँ में क्या लिखी हुई है कि यार हर कंट्री में इतना पैसा नहीं होता कि मिक्स्ड इकोनॉमी को वो एक अच्छी तरीके से लेके चल सके। सही है? तो ये मेरी एक ओवरऑल इवैल्यूएशन चल रही है। हो सकता है कि भाई जो एक कंट्री में सूटेबल है वो दूसरी में सूटेबल ना हो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया जो है, या पता नहीं साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया मेरे ख्याल में। अब नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप चल रही है। नॉर्थ कोरिया में सारे जो हैं वो आर्मी ऑफिसर्स और वो सारे डिक्टेटर बैठे हुए हैं। लेकिन US के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, UK में मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है? तो एन इकोनॉमिक सिस्टम विच इज सूटेबल फॉर वन कंट्री मे नॉट बी सूटेबल फॉर द अदर। सही है? तो प्राइवेट सेक्टर क्योंकि आपका इन्वॉल्व हो रहा है, तो अमीर लोगों की भी नीड्स एंड वांट्स पूरी हो रही हैं, गरीब लोगों के भी मामला पूरे हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ गुड सिस्टम। लेकिन ये सिर्फ तभी अच्छा काम करेगा जब दोनों की हम लोग पावर को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें। समझ गए हैं बात को? सो कंपेयर करना है जी। सर मेरे कॉलेज टीचर कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव पॉलिसी डिस्कस करो। अब इसमें वो ये कहेंगे कि मार्केट इकोनॉमी भी डिस्कस करो, तो बेटा आप अपने ना ये जूम लिंक अपने टीचर को भी भेज दें, उनको भी बिठा दें क्लास में। सर इवैल्यूएशन और कंक्लूजन का भी फर्क बता दें। बता देते हैं। बेटा ऐसा नहीं होता। जहां तक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी की बात है ना, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सिर्फ तब लिखी जाती है जब आपके पास क्वेश्चन में उसने सिर्फ बोला कि यार सप्लाई साइड इज द बेस्ट पॉलिसी, डिस्कस द व्यू। तो अब सप्लाई साइड को कंपेयर करने के लिए कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पर जब उसने ऑलरेडी दो के बारे में आपको दिया हुआ है कि भाई मुझे मिक्स और प्लान उसका बता दो, कमांड इकोनॉमी का बता दो, तो आप किस तरह फ्री मार्केट को डालेंगे बीच में? अब आपके 6 8 मार्क तो यहीं पे पूरे हो गए ना। आप क्या क्या कौन से मार्क्स आप गेन करेंगे अपना फ्री मार्केट बता के? ठीक है? सर इवैल्यूएशन कंक्लूजन में क्या फर्क है? देखो बेटा, इवैल्यूएशन में मैंने क्या बताया था। अयान दिवांश जो है वो बेहतर स्पोर्ट्स खेलता है। दिवांश को फील्ड ऑन फील्ड नॉलेज ज़्यादा अच्छी है, दिवांश क्रिकेट टीम में भी रहा है, ये वो मैं कंपेयर कर रहा हूँ अयान के साथ ना। एंड में जब मैं कहूंगा ना कि जी मेरे हिसाब से दिवांश इज अ मच बेटर ऑप्शन,
तो वो मेरी जजमेंट है। आप जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं वो आपकी इवैल्यूएशन होती है, और जब आप अपनी जजमेंट पास ऑन करते हैं बेस्ड ऑन दैट इवैल्यूएशन, उसे कंक्लूजन कहते हैं। बेटा एप्लीकेशन वो अलग से आपको नहीं बताता। देखें, बिजनेस स्टडी में जो एप्लीकेशन होती है वो होती है केस के साथ लिंक करना, जो आपको डेटा रिस्पॉन्स दिया हुआ है आप डेटा रिस्पॉन्स के साथ लिंक करते जाएं। अब यहाँ पे डेटा रिस्पॉन्स तो होता नहीं है सेक्शन बी और सी में, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से ही आप आंसर लिखते हैं, तो एनालिसिस साथ साथ हो रही होती है। एक्चुअली सेम, इसलिए मेरा पेपर कभी खत्म नहीं होता। हाँ तो बेटा आप लोग एक्स्ट्रा, मैंने क्या बताया था आप लोगों को शुरू में, कि आप लोग सही पॉइंट लिख लो या चांद तारे तोड़ के लगा दो, एग्जामिनर ने आपको 12 से ज्यादा मार्क्स नहीं देने। तो आपने क्यों अपने आप को कुछ प्रूफ थोड़ी करने जा रहे हैं हम लोग यार। एनालिसिस में कितने एडवांटेज डिसएडवांटेज, बेटा दो एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज इनफ है ईच पॉलिसी का। सो पर्सनल जजमेंट यस, आपके हिसाब से प्लान इकोनॉमी बेहतर हो सकती है भाई, बस आपको उसके लिए रीजनिंग देनी है फिर। सही है। With the help of a formula, explain what is meant by income elasticity of demand for a product and consider the extent to which demand for product will always rise at the same rate as the income rises, income of consumer rises. अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे उसने एक शुरू की बात तो बड़ी सिंपल है ना, वाई डी डिफाइन करें फॉर्मूला वगैरह, ये वो बेसिक कहानी है आपके पास जो चल रही है मामला। शुरू की कहानी बड़ी सिंपल है। गेम आता है यहाँ पे एक्सटेंड टू विच। जब देखो वो ये टर्म यूज करता है, मैंने पहले भी बताया था, एक्सटेंड टू विच के अंदर 99% ऑफ द टाइम इंडिकेशन किसकी जा रही होती है, इलास्टिसिटीज के हिसाब से। ठीक है। और कौन सी इलास्टिसिटी भाई, कि मैं कितना ज़्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिव हूँ या कितना ज़्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिव नहीं। और कहता है कि यार प्रोडक्ट की डिमांड तब बढ़ेगी जब इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ती है। अब ये जो केस है ना बेटा, ये केस है नॉर्मल गुड का। और आप लोगों को ये बात बिल्कुल पता है कि ज़रूरी नहीं है कि इनकम बढ़ने से हमेशा आपकी डिमांड बढ़े। ज़रूरी नहीं है कि इनकम बढ़ने से हमेशा आपकी डिमांड बढ़े, इन्फीरियर गुड भी होता है, नेसेसिटी गुड भी होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ ज़रा। AO1 वेरी सिंपल, वाई डी फार्मूला वैल्यूज, आपने फार्मूला बता दिया। अब देखें, क्योंकि वो एक्सटेंड के साथ लिंक कर रहा है साथ साथ, तो आपने उसको बताना है कि यार अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी कि आपकी इनकम थोड़े से बढ़ती है और डिमांड बहुत ज़्यादा से बढ़ जाती है, तो आपकी वाईडी क्या है, इलास्टिक वाईडी है, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा से बढ़ती है और डिमांड थोड़े से बढ़ती है, या फिर इस तरह का रिस्पॉन्स आता है, तो इन इलास्टिक वाईडी है। ये आपने बेसिक उसको नॉलेज दी है, इंट्रोडक्शन दी है। ठीक है। AO2 के अंदर आपने बाकी तीन को एक्सप्लेन करना है, नॉर्मल गुड क्या है, इन्फीरियर गुड क्या है, नेसेसिटी गुड क्या है, आपने डायग्राम बनाई, आपने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन अब तक जा रहा है, 6 मार्क आपको अचीव हो चुके हैं। फिर जी AO3, द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ गुड। उसने क्या कहा था कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी और बराबर अमाउंट से बढ़ेगी। मैंने कहा जी किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ गुड पे। लग्जरी गुड में डिमांड बढ़ती है, नेसेसिटी पे डिमांड पे एज सच कोई भी अफेक्ट नहीं आ रहा होता है, अगर बढ़ेगी भी तो थोड़ी सी बढ़ेगी। इन्फीरियर गुड पे कोई भी अफेक्ट, और इन्फीरियर गुड जो है वो कम हो रहा होता है। कंक्लूजन, डिमांड डज नॉट ऑलवेज राइज विद इनकम, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गुड एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर्स। ये मेरा एक बेसिक सा कंक्लूजन था, कि नहीं जी जरूरी नहीं है कि इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड भी बढ़े। समझ गए बेटा। इसमें अगर लिख देंगे अगर प्रोग्रेसिव टैक्स लगा हो तो फिर, समझा नहीं मैं आपकी बात, लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्स का तो सवाल ही नहीं है ना, आपने प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों लगाना है यहाँ पे। एक्सटेंड का मतलब पीईडी से रिलेट करना जी, इलास्टिसिटीज के साथ रिलेट करना, इलास्टिक इन इलास्टिक के साथ रिलेट करना, मोस्ट ऑफ द टाइम पीईडी ही होती है। इकोनॉमिक सिचुएशन वाला एक्सप्लेन कर दे। इकोनॉमिक सिचुएशन का मतलब बूम रिसेशन वगैरह क्या चल रहा है। बूम में कोई चीज़ अगर इन्फीरियर है तो रिसेशन में वही चीज़ नॉर्मल गुड बन जाती है, अक्सर औकात ऐसा होता है। ठीक है। तो ये बेटा आपका था क्वेश्चन नंबर 3A। 3B पे आइएगा, वो भी कोई आसान सा ही होगा, इलास्टिसिटीज को लिंक कर रहा होगा। यस ये रहा, एक्सटेंड टू विच PES और XCD इज यूजफुल टू द बिजनेस, यूजफुलनेस ऑफ XCD एंड PES फॉर प्रोड्यूसर पूछ रहा है बेटा आपसे। तो अगेन जो मैंने स्ट्रैटेजी आप लोगों को सिखाई भी है उसको याद रखिएगा, कि एनालिसिस में आपको अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लेके चलने पड़ते हैं। इवैल्यूएशन में आपको कंपेयर करना पड़ता है एक दूसरे को, दोनों को, यार दोनों में से हमारे लिए फिर क्या सूटेबल रहेगा, ताकि हम लोग एक जस्टिफाइड कंक्लूजन तक पहुंच सकें।
AO1 AO2, ठीक है, बड़े सिंपल हैं। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ PES, आपने डिफाइन कर दिया पहले बेसिक। PES के बेटा ये सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं कि जी अब हमें पता देता है कि हमारे पास क्या रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, हमारे अपने क्या हालात चल रहे हैं, हमारे पास स्टॉक मैनेजमेंट है कि नहीं है। प्रोडक्शन वगैरह की प्लानिंग के लिए बड़ा यूज़फुल होता है। लेकिन ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, और सप्लाई जो है, जो रिस्पॉन्स है हमारा, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री वगैरह के ऊपर। XCD जो है ये हमें बताता है कि जी क्या हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट्स है वो क्लोज है कि वीक हैं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है, फ्यूचर कस्टमर की डिमांड एनालाइज करने में हेल्प करता है। हाउएवर वो चेंज हो सकती है आगे जाके, डिफिकल्ट टू मेजर एक्यूरेटली एज कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्ट ओवर टाइम। कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। अब इसकी बेस्ट मिसाल अगर मैं आपको दूं तो पहले लोग पेट्रोल पे गाड़ी चलाते थे, फिर CNG आ गया, पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव। तो लोग ने CNG पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया, पेट्रोल भी चल रहा है, CNG भी चल रहा है। LPG आ गया, उस पे फिर LPG पे जाना शुरू हो गए, अब इलेक्ट्रिक कार्स आ गई, इलेक्ट्रिक कार्स पे जाना शुरू हो गए। यानी कि आपके पास कंटिन्यूअसली, क्योंकि मार्केट चेंज होती जा रही है ना, तो ये चीज़ें आपको नजर आएंगी। बिजनेसेस में मिस इंटरप्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स। कहता है जी ऐसा भी होता है कि हम लोग सही तरीके से रिलेशनशिप ना निकाल पाए प्रॉपर तरीके से, सही है। तो दो दो बेनिफिट्स, अगर आपको कंटेंट कम लग रहा है तो दो दो ड्रॉबैक्स डाल दें, अगर कंटेंट ज़्यादा लग रहा है तो ड्रॉबैक सिर्फ एक एक डालें। अब देखो मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा जी बोथ PES एंड XCD हेल्प बिजनेस मेक डिसीजंस, बट इंपॉर्टेंस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। मैंने कहा सिचुएशन में डिपेंड करता है इंपॉर्टेंस। PES तब यूजफुल होता है जब फर्म को फौरन से अपनी डिमांड को जो है वो रिस्पॉन्ड करना होता है, यानी कि प्रोड्यूस करना होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फूड वगैरह। XCD तब यूजफुल होता है जब आपको मार्केट चेंजेस कंपैरेटर के हिसाब से चीज़ें देखनी होती है, कंपैरेटर को समझना पड़ता है। ये तब यूजफुल होता है जब आपके पास एक कंपैरेटिव मार्केट चल रही है, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह। कंक्लूजन भाई, मैंने कहा जी दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। PES भी बेहतर है, XCD भी बेहतर है। PES क्यों बेहतर है? क्योंकि वो आपकी सप्लाई को मैनेज करता है। XCD क्यों बेहतर है? क्योंकि वो आपके राइवल्स के साथ डील करता है। तो एक स्मार्ट फर्म जो है वो दोनों को बराबर लेके चलेगा, बराबर इंपॉर्टेंस देगा। समझे बेटा बात को? सर एनालिसिस एक्सप्लेन करते हुए इवैल्यूएशन हो जाएगी? नहीं होगी। सो वी हैव टू राइट इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस सेपरेट, और वी कैन जॉइन देम इन 8 मार्क्स। बेटा नहीं होती, देखो आप समझ नहीं रहे। यार मैं आपको एक चीज़ से समझाता हूँ। इस तरह देखो, इस तरह नहीं होता। देयर यूजेस आर टोटली डिफरेंट, सो कैन से वन इज मोर यूजफुल। यस, क्योंकि एक सप्लाई को देख रहा है और एक डिमांड को देख रहा है। ये किसने क्वेश्चन पूछा है मुझसे? हमजा। हमजा देख बेटा, मैंने आपको अभी शुरू में क्या बताया था कि जब हम लोग स्पेसिफिक टू पॉलिसी रह के बात करेंगे ना, कि यार इस पॉलिसी में ये अच्छाई है, ये बुराई है, ठीक है ना, इस पॉलिसी में ये अच्छाई है, ये बुराई है। यार यहाँ पे देखो एक और, चलो दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। भाई फॉर एग्जाम्पल आपको एक नए घर में शिफ्ट होना है, ठीक है। ये दो घर हैं आपके पास, एक आपके पास घर A है, और एक आपके पास घर B। ठीक है, घर A आ गया, घर B आ गया, सही है। ये जी लेट से DHA के अंदर है, ये लेट से PCHS के अंदर है। आप अब ये देखो नॉलेज जा रही है, ये DHA आ गया, ये PCHS आ गया। अच्छा, ये लेट से 1000 स्क्वायर फीट का है, ये दो, ये अपने पास 1200 स्क्वायर फीट का है, ये सब नॉलेज जा रही है। फिर आप जाएंगे इस घर के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स पे, कि जी इस घर में इतने कमरे हैं, इस घर में इतने वॉशरूम हैं, इस कमरे घर में इतने किचन हैं, और इतनी बड़ी मुझे पार्किंग है। इस घर में जो है ये बेनिफिट्स हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं, ये सब एनालिसिस चल रहा है। अब जब आप इन दोनों को बेटा कंपेयर करते हैं ना, इनके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को, उससे हम लोग वो इवैल्यूएशन कहते हैं कि जी अगर मैं घर A में शिफ्ट करूंगा तो CVU मेरे घर के बड़े करीब हो जाएगा, लेकिन ये घर B के अंदर CVU बहुत दूर रहेगा। हाउएवर ये घर B जो है वो शहर के बीचों बीच है, और घर A जो है वो शहर के कोने में जाके आता है। तो ये मेरे लिए मसले मसाइल होंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे इस घर में रहना चाहिए या मुझे इस घर में रहना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, ठीक है। इस तरीके से आप ज़रा चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं। चलिए अब अपनी एनालिसिस से डिसएग्री कर लें, तो वो भी डेवलपमेंट में होगा या इवैल्यूएशन में? वो फिर इवैल्यूएशन में जाएगा, वो फिर डेवलपमेंट में नहीं जाएगा। लेकिन आप किस तरीके का डिसएग्रीमेंट कह रही हैं? अगर तो आप किसी पॉलिसी से लिंक कर रही हैं तो इवैल्यूएशन है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, कंपैरिजन कर रही हैं तो फिर वो, सॉरी, जब आप कंपैरिजन करती हैं तो वो इवैल्यूएशन है। अगर आप उसी पॉलिसी की ड्रॉबैक बता रही हैं तो फिर वो एनालिसिस में आता है। अच्छा, 8 मार्क के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, 8 मार्क के अंदर इतनी टेंशन नहीं होती। 8 मार्क में आपकी इवैल्यूएशन है ही 2 मार्क की, ठीक है। 8 मार्क में इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आप समझ लो 6 मार्क तो आपके ऐसे ही साइड में हो गए ना।
आपको 2 मार्क इसके मिलेंगे जब आप बेसिक जनरल सा कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कि यार क्या इनकम बढ़ने से लाजमी है कि डिमांड बढ़े, तो आप उसकी बात कर रहे हैं। मैक्रो पे आ जाए, सेक्शन सी पे। कहता है 4A, एक्सप्लेन 3 ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। 3 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, बेटा आपके नॉलेज आ गया ये। एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच दे मे बी इंक्रीज विदाउट लीडिंग टू इन्फ्लेशन। कहता है कि यार मुझे ना 3 कंपोनेंट्स बता दें एग्रीगेट डिमांड के, और मुझे ये बताएं क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़े और प्राइस ना बढ़े। तो पहले तो मैं आपको जरा AO1 की बेसिक कहानी बता देता हूँ। आपने एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करना है, आपने फॉर्मूला बताना है, आपने उसकी कंपोनेंट्स बताने हैं, और 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो मांग रहा था ना आपसे। तो आपने वो 3 कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने, कोई से भी 3, आपकी मर्जी। जहां तक बात ये है ना कि यार मुझे ये बात बताओ कि AD बढ़ सकता है विदाउट लीडिंग टू अ राइज इन प्राइस लेवल। इसके रिलेटेड बेटा मैंने आप लोगों को डिफरेंट कर्व्स करवाए हुए हैं, और वो कर्व्स कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो। बेटा ये केस याद है, नो इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखो जरा। आपकी एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन जितने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, इक्वल अमाउंट से आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ गई, तो प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बेटा अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करना होगा, आपने उसको बताना होगा। अब यहाँ पे आओ जरा। एग्रीगेट डिमांड फॉर्मूला, वैल्यूज, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स, ये आपकी नॉलेज चली गई। ठीक है, क्या एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है विदाउट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। आपने कंपोनेंट्स बताया कि जैसे कंजम्पशन की आपने ऊपर एग्जांपल दी हुई है, तो आपने एक्सप्लेन करना है कंजम्पशन कैसे बढ़ सकती है। अगर आपने एक्सपोर्ट्स की एग्जांपल दी हुई है तो आपने बताना है एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ सकते हैं। 3 की आपने बात करनी है। अब मैंने जो डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है वो बनाई हुई है माइल्ड इन्फ्लेशन, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट वाली। आप चाहें तो आप वो नो इन्फ्लेशन वाली भी बना दें, जहाँ पे आपका बराबर से सप्लाई बढ़ रही है तो कोई चेंज ही नहीं आता। लेकिन मैंने ये है कि उसको हल्का सा चेंज करके दिखाया हुआ है कि यार देख लो थोड़ा बहुत चेंज आता है। कंक्लूजन क्या है भाई, इवैल्यूएशन, कि भाई आपकी डिमांड, इन्फ्लेशन, डिमांड अगर बढ़ेगी तो उससे इन्फ्लेशन आएगा या नहीं आएगा, इस ये ना कुछ बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात जो है वो है टाइप ऑफ स्पेंडिंग। अगर तो देखो आपके पास एक ऐसी स्पेंडिंग होती है एग्रीगेट डिमांड में जिससे आपकी सप्लाई नहीं बढ़ती, तो फिर तो प्राइस बढ़ेगी, फिर तो महंगाई आएगी। फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन बढ़ गया, या फिर फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, तो बेटा इनसे, या इंपोर्ट्स कम हो गए, तो बेटा इनसे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर एक ऐसी स्पेंडिंग हो रही है जिसमें सप्लाई पे भी एकदम डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपने आय बढ़ाया, मशीन आ गई ना, तो सप्लाई भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ट्रेनिंग पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इससे भी सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सप्लाई एज वेल। अगर कोई सी इकोनॉमी में शॉर्टेज है या डिले है, तो उससे आपके पास पर डिमांड बढ़ सकती है। तो इन कंक्लूजन, एग्रीगेट डिमांड कैन राइज विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन, बट ओनली इफ सप्लाई साथ साथ आपकी बढ़ जाए। रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ डिमांड इंक्रीज, कि भाई डिमांड आपकी इंक्रीज हो क्यों रही है, और आपकी सप्लाई साइड मेजर्स कितने स्ट्रांग हैं। तो इन पे ये बातें बेटा डिपेंड कर रही होती। डिपेंड्स ऑन द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, LRAS, LRAS नहीं बेटा, 8 मार्क में LRAS नहीं आता। सर इसमें PS परफेक्ट इलास्टिक से लिंक करेंगे ना, आपकी मर्जी है, मैंने उससे किया हुआ है, माइल्ड इन्फ्लेशन से आप परफेक्ट इलास्टिक से कर लो। सर इसमें LRAS या हॉरिजॉन्टल पे शिफ्ट दिखा सकते हैं, बेटा LRAS 8 मार्क में नहीं आता। सर वो LRAS कर्व यूज करके बोला कि इकोनॉमी डिफ्लेशनरी गैप में है या एक्सेस कैपेसिटी है, इसलिए इन्फ्लेशन नहीं आएगा, तो चलेगा। देखिए आपने यहाँ पे लिंक करना है सप्लाई के साथ, क्योंकि मेरे हिसाब से आगे जाके 12 मार्क में LRAS बनाने की जरूरत पड़ेगी आपको, देखें आ गई जरूरत। तो जो चीज़ पार्ट ए में आप लिख देंगे तो वो पार्ट बी में नहीं आ सकती। बेटा AO3 में आपने उसको ये बताना है कि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है और आपके पास प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं, अगर एग्रीगेट डिमांड अकेली बढ़ती है तो। लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के साथ साथ आपकी सप्लाई भी बढ़ जाती है,
और बराबर अमाउंट से बढ़ती है या अच्छे खासी अमाउंट से बढ़ती है तो आपकी प्राइस में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। आपका जीडीपी बढ़ेगा, उससे आपको फायदा होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या आपके पास सप्लाई है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, कि आप सप्लाई भी साथ साथ बढ़ा लें। अगर नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर वो आपके लिए मसला है। हाँ, अगर 12 मार्क का क्वेश्चन है मैक्रो का, उसके अंदर आप एल आर ए एस बनाओगे, आप 8 मार्क में एल आर ए एस नहीं बनाते। The Chinese government has re-emphasized its commitment to rebalancing the economy from one focused mainly on investment and export to one aiming to increase the proportion spent on domestic consumption। कहता है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट से हटा के कहाँ लेके आना चाह रही है, कंजम्पशन पे। एक तरीके से एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की तरफ वो इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रही है। assess the extent to which it would be possible to achieve this by fiscal policy alone। अब ये सवाल जो है ना अब्दुल आदि, जो आप कह रहे थे कि आपके टीचर कहते हैं कि हर वक्त वो बताते रहो, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बताते रहो, इस तरह के सवालों में ऑल्टरनेटिव पॉलिसी लिखते हैं, जहां पे एक पॉलिसी उसने दे दी, एक आपने बतानी है। ठीक है, तो शुरू के मामला तो बड़े सिंपल है। आपने फिस्कल पॉलिसी बताया, एक्सपेंशनरी बैड एस पॉलिसी की तरफ आप गए, आपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब देखो, मैं इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ड्रॉबैक के साथ भी एक तरीके से लिंक कर रहा हूँ, हाइपर इन्फ्लेशन वाला केस सही है, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स मेरे चल रहे हैं। फिर मुझे जाना है अपनी ऑल्टरनेटिव पॉलिसी की तरफ, विच इज़ माई सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड के इंडिविजुअल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, ठीक है, जो नोट्स में आपके पास लिखे हुए। अब मैंने उसको बोला कि यार AO3 में कि वाइल फिजिकल पॉलिसी थ्रू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रिडक्शन, हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अगेन बात सारी ये है कि फिजिकल पॉलिसी अगर आप अकेले यूज करेंगे तो ये आपके लिए मसले वाली बात है थोड़ी सी। फिजिकल पॉलिसी कैन बी इफेक्टिव इन शॉर्ट टर्म स्पेशली व्हेन टारगेटिंग लो एंड मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स हु हैव हायर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि फिजिकल पॉलिसी शुरू शुरू में उन लोगों को ज्यादा फायदा देता है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनकी इनकम लेवल कंपैरेटिवली कम होती है, तो टैक्स कम होगा, दे विल स्पेंड मोर। ठीक है, तो वो कंजम्पशन वगैरह बढ़ा देंगे। हम मोर ओवर रिलाइंग सोनली ऑन फिजिकल पॉलिसी कैन लीड टू बजट डेफिसिट्स। मैंने कहा जी अगर आप टैक्स रिडक्शन कर देंगे तो देयर इज अ चांस कि आपके पास बजट डेफिसिट होना शुरू हो जाता है। और इनएफिशिएंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको लेके ना चलें। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सच एज सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर वगैरह, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए साथ। तो इन कंक्लूजन मैंने कहा जी अगर आप सिर्फ फिजिकल पॉलिसी अकेली यूज करेंगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म तक आपको फायदा नहीं देगी। तो आपको सप्लाई साइड और फिजिकल पॉलिसी दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी डिमांड भी बढ़े और आपकी सप्लाई भी बढ़े। कोई मसले वाली बात? डन। मेरा स्ट्रक्चरल इश्यूज का मतलब कि आपके पास प्रॉपर एक निज़ाम नहीं चल पा रहा ना, ब्यूरोक्रेसी वगैरह इश्यूज है। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी के क्वेश्चन में वर्डिंग कैसी है? बेटा वर्डिंग आपके सामने है ना, देखें उसने आपको, देखो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी जब भी भले माइक्रो हो भले मैक्रो, ये बात समझ लो, वो आपको एक पॉलिसी खुद देगा, दूसरी पॉलिसी आपने खुद लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल जी, गवर्नमेंट प्रोविजन इज द बेस्ट पॉलिसी टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ मैरिड गुड। गवर्नमेंट प्रोविजन उसने खुद बता दिया ना, उसके बेनिफिट ड्रॉबैक आ गए। बाकी एक पॉलिसी के बेनिफिट ड्रॉबैक आपने खुद लिखने हैं। आप सब्सिडी लिख लें, आप एडवर्टाइजिंग लिख लें, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में। वरना कभी कभार वो बोलता है भाई एक्सप्लेन टू पॉलिसीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैरिड गुड, तो उसमें तो लिखनी ही दो पॉलिसी, आपने अपनी मर्जी की। Explain three causes of unemployment and consider which cause is likely to be most damaging to a high income country। हाई इनकम कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है? तीन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। AO1 AO2 डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन अनएम्प्लॉयमेंट, तीन टाइप्स आपने बता दी, उनका इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर आपने डिटेल बतानी है, फ्रिक्शनल क्या होती है, सीजनल क्या होती है, स्ट्रक्चरल क्या होती है, साइक्लिकल क्या होती है, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा मशवरा है, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो गो फॉर दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर कंटेंट थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा है आपके पास लिखने को।
तो स्ट्रक्चरल आप लिख सकते हैं, आप सिक्लिकल लिख सकते हैं, और आप फ्रिक्शनल लिख सकते हैं, ठीक है, जो जिनका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है आपके पास। नॉट ऑल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर इक्वली बैड। उसने बोला ना कि हमेशा खतरनाक है, मैंने कहा जी सब खतरनाक नहीं होती। फ्रिक्शनल इज द लीस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लेकिन सबसे खतरनाक कौन सी होती है? स्ट्रक्चरल। हाई इनकम कंट्रीज के अंदर उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, ठीक है। तो कंक्लूजन, इन हाई इनकम कंट्री स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज यूजुअली द मोस्ट डैमेजिंग, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बेटा आपकी इकोनॉमी पे छूट जाते हैं। कोई मसला? सर इस तरह तो हम सप्लाई साइड पॉलिसी के लॉन्ग रन में लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो माइट बी बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट इन एंड इन्फ्लेशन विच माइट कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा सप्लाई साइड पॉलिसी से आपके पास एक बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कैसा होगा? पहले तो मुझे ये तो बताओ। आप सब्सिडीज दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपकी कॉस्ट कम हो रही है, तो आपकी प्राइस कम हो रही है। अब प्राइसेस कम होंगी तो फिर तो आपके पास बेटा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी ना। अब आप उसको भी और ज्यादा ड्रैग, ये देखो इसको कहते हैं ड्रैग करना, ड्रैग करना, ठीक है। मेरे चाचे के बेटे ने ये किया, उसके चाचे के बेटे के फुप्पे ने ये किया, फुप्पू के खाला ने ये किया, खाला के मामू ने ये किया, ये ड्रैग करना होता है। ये करने की जरूरत नहीं है आपको, सही है। डिमांड डेफिसिट सबसे हार्मफुल क्यों होती है? डायग्राम डायग्राम आप एग्रीगेट डिमांड कम करने की दिखा सकते हैं। डिमांड डेफिसिट सबसे ज्यादा हार्मफुल क्यों होती है? मैंने कब कहा डिमांड डेफिसिट हार्मफुल होती है? मैंने तो कहा स्ट्रक्चरल बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा पॉलिसीज होती है ना उसको सॉल्व करने के लिए, आप फिजिकल पॉलिसी लगाएंगे वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अंदर आपको सप्लाई साइड पॉलिसी लगती है, और वो लॉन्ग टर्म होती है, लंबा अरसा खींचती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। नहीं बेटा सबसे ज्यादा हार्मफुल स्ट्रक्चरल होती है। सर वेदर इट्स हाई इनकम कंट्री और लो इनकम कंट्री, स्ट्रक्चर विल बी मोस्ट हार्मफुल, यस ऐसा ही है। तो सप्लाई साइड की क्या इवैल्यूएशन? यार देखो ये सवाल आपको पहले पूछना चाहिए था ना, अब मैं किसी और क्वेश्चन पे हूँ, आप सवाल कुछ पूछ रहे हो। बोले कि वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, फिजिकल पॉलिसी जितना तेज काम नहीं कर पाती, वो अपने टाइम अपनी लिमिटेशंस होती हैं, क्या फंड्स आपके पास है नहीं है, फंड्स भी आपको देखने पड़ते हैं। बेटा जिस टॉपिक का सवाल चल रहा होता है ना उसका सवाल पूछा करें। Assess which expansionary macroeconomic policy would be most likely to enable a government to meet its economic objectives of low rate of unemployment। अब यहाँ पे उसने आपको कोई पॉलिसी अपनी नहीं दी हुई है, तो आपको कोई सी भी दो अपनी मर्जी की बतानी है। प्लस आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या देखना है आपने? अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम रखना। यहाँ पे आओ। टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, ठीक है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है ना भाई, ठीक है। आपने अनएम्प्लॉयमेंट को बेटा कम करना है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी उसके बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स, सप्लाई साइड पॉलिसी उसके बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स। शुरू का गेम तो बहुत सिंपल है। अब फिस्कल पॉलिसी लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स कट्स कैन रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट फास्ट, स्पेशली ड्यूरिंग रिसेशन। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि किस टाइम पे क्या हो सकता है, लेकिन वो इफेक्ट लंबा अरसा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ऑल्सो दी इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन वेयर द मनी इज स्पेंट, कि किस तरह के कंपोनेंट के ऊपर स्पेंडिंग आ रही है। अगर आप एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और वो डीपर प्रॉब्लम्स आपकी देख रहा होता है, क्योंकि आप वर्कर्स की स्किल को इन्हांस करते हैं, लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी बेहतर है। तो मैंने उसको बता दिया कि यार अगर देखो तुम्हें जल्दबाजी वाले रिजल्ट चाहिए, जल्दी आ जाए रिजल्ट, अनएम्प्लॉयमेंट फौरन से कम हो जाए, गो फॉर फिजिकल पॉलिसी। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म मसले को खत्म करना है, मसले को जड़ से उड़ाना है, गो फॉर सप्लाई साइड पॉलिसी। बेहतर अप्रोच क्या है? कि दोनों को आप साथ लेके चलो, ताकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कम होती रहे, ठीक है। स्ट्रक्चरल बर्डन होता है गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट की डबल इन्वेस्टमेंट है, सप्लाई साइड पे भी इन्वेस्टमेंट है, और जब तक सक्सेसफुल हो तब तक लेबर को बेनिफिट तो डिपेंड बजट, डिपेंड्स ऑन बजट नहीं हाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सो लो इनकम में सिक्लिकल ज़्यादा हार्मफुल होगी। बेटा आप देखो ना, एक चीज़ को अपना बना लो कि भाई स्ट्रक्चर खतरनाक होती है। मसला मैं आपको वही बता रहा हूँ यार, आप खुद बताओ, घर में पेंट करना कम टाइम कंज्यूमिंग है, घर की दीवारें बनाना ज़्यादा टाइम टाइम कंज्यूमिंग है? आपका घर ही पूरा टूट गया है, तो आप दीवारें बनाओगे ना, तो स्ट्रक्चरल में घर टूट जाता है। फिजिकल में आप पेंट करते हैं दीवार पे, वो फौरन हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? स्ट्रक्चरल के अंदर आपको याद भी है स्ट्रक्चरल क्या होता है आप लोगों को?
स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाती है, आपकी मशीन ने आके वर्कर को रिप्लेस कर दिया, प्राइमरी टू सेकेंडरी या सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर आप जा रहे हैं। तो बेटा आपको स्किल सीखनी पड़ेगी ना, आपको समझना पड़ेगा कि ओवरऑल क्या हो रहा है। आपको वर्कर्स को सिखाना पड़ेगा, विच इज टाइम कंज्यूमिंग। समझे मेरी बात को? कोई मसला तो नहीं है इस क्वेश्चन में? हाँ। क्लियर है सारी चीजें? हाँ कह सकते हैं बेटा। चले जी, क्लास ऑफ करें बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। जा सकते हैं आप लोग सारे।